ये एडवांस ऑडिट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कॉर्नर वाले भाई, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी। आजकल अच्छा, प्रीवियस कल के लेक्चर में हमने कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लीट कर दिया, फुड़का दिया हमने। फुड़काया नहीं, एक एक केस स्टडी डिस्कस किया आराम आराम से तसल्ली से, एक एक केस स्टडी, एक एक थ्रेट, एक एक सेफगार्ड को डिस्कस किया हमने, फुड़काया नहीं है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम 5 रुपए की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। जी भर बिजनेस रिलेशनशिप में कल मैंने थ्रेड बताए थे। जी बिल्कुल। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस जो है वो उससे एक अलग स्पेशल केस है, ठीक है, इसलिए उसमें उसने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज किया है, हमने डिस्कस किया है। उसमें इंटिमिडेशन थ्रेट, बिजनेस रिलेशनशिप में इंटिमिडेशन, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप बेसिकली उसने कोड ऑफ एथिक्स की रीजन नहीं बताई, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि जो बिजनेस रिलेशनशिप है ये कंटिन्यू नेचर का रिलेशनशिप है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस है ना, गुड परचेज की कहानी खत्म, वो तो एक वन ऑफ किस्म की ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। या अगर कंटिन्यूइंग कर भी रहे हैं तो वो आसानी से उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन जो बिजनेस रिलेशनशिप जैसे जॉइंट वेंचर वगैरह, पार्टनरशिप वगैरह, उसमें तो हर वक्त ही ये चांस होता है कि ब्रेक ना हो जाए। शायद उसने इस वजह से बिजनेस रिलेशनशिप में इंटिमिडेशन थ्रेट लिखा है और परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले केस में इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं लिखा। देखिए, अगर आप सोचेंगे ना, मैंने आपको पहले शायद बताया था, ओवर थिंकिंग करेंगे किसी भी कोड ऑफ एथिक्स तो सारे थ्रेट राइज हो रहे होंगे। हमने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है, उसने जो कहा हमने उसको आंखें बंद करके, हाँ जो वही लिखना है, वही थ्रेट और वही सेफगार्ड। हाँ, जहां पे हमें लगे कि मार्क्स बहुत ज्यादा हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हमारी लिस्ट में मौजूद है, या फॉर एग्जांपल, हालांकि इसका चांस बहुत कम है, लेकिन अगर आ जाए तो वहां आप अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई नहीं करना, जो कोड ऑफ एथिक्स ने लिखा हुआ है उन्हीं थ्रेड्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। हमारी कोशिश होती है कि हर सिचुएशन के थ्रेड्स को समझे, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता है किसी सिचुएशन का एक आधा थ्रेड हमें समझ में नहीं आता, तो कोई मसला नहीं है, वहां पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो बजाय ये कि हम उसको छोड़ दें, उसको एक्सक्लूड कर दें, बेहतर यह है कि उसको याद कर लें, एग्जाम में सिचुएशन आई तो नोट कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, वरना हमारे मार्क्स डिडक्ट होने का खतरा है। जी, लिटिगेशन के केस में सिग्निफिकेंस हाई भी हो सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है उसका नेचर ऑफ केस क्या है, या करंट ईयर से रिलेट करता है, प्रीवियस ईयर से। क्या चीज नहीं, कंक्लूजन बिल्कुल, मैं अभी भी ये कहता हूं कि हमने कभी भी ये नहीं बताया होता कि सिचुएशन में सिग्निफिकेंस हाई है या इसमें लो है। कंक्लूजन सिर्फ हमने वो फैक्टर्स बताने होते हैं कि जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है सिग्निफिकेंस, वो फैक्टर्स बताने हैं, कंक्लूजन नहीं देना, सिर्फ स्टेट करना, थ्रेड्स को भी सिर्फ स्टेट करना। लेकिन रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट्स में उसने थ्रेड्स को एक्सप्लेन करना शुरू किया हुआ है। मार्क्स ज्यादा हो जाए तो थ्रेड को एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोड ऑफ एथिक्स में उसने थ्रेड्स को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स में, ठीक है। लेकिन 1-2 पिछले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मार्क्स ज्यादा है तो थ्रेड्स को एक्सप्लेन, तो अगर मार्क्स ज्यादा हो आप थ्रेड को एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि जिसके पास शेयर्स है वो ये चाहेगा कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, उससे उसकी शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी। या कंटिजेंट फी है तो वो ये चाहेगा कि डिजायर्ड आउटकम आए ताकि उसकी फीस ज्यादा मिले। ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना। अगर रिलेटिव है तो अपने रिलेटिव की गलतियों को छुपाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं ना कि सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं सर बताइए सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों राइज होता है, फेमिलियरिटी थ्रेड क्यों, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप। तो अगर मार्क्स ज्यादा हो तो एग्जाम में इसी एक्सप्लेनेशन को लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली नहीं, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं वाला, किसकी एक्सप्लेनेशन, थ्रेड्स की, नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होते। और की क्वेश्चन जी सर, फी में थ्रेट इवैल्यूएशन हमने कर दिया है, इसमें पॉइंट लिखा हुआ वेदर क्लाइंट इज अवेयर ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये हाँ जी, एक सिचुएशन है। अच्छा एक मिनट है, सेफगार्ड मैं बताऊंगा, आपने बताना है किस सिचुएशन में इसका जिक्र हुआ था। अगर आपने याद किया तो आप रिवर्स भी तो चल सकते हैं ना। वेदर क्लाइंट इज अवेयर ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये सेंटेंस यूज हुआ है। हाँ जी, फीस में, शाबाश शाबाश, अंडर कटिंग में, कि जब हम फीस कम चार्ज कर देते हैं तो इसमें रिस्क ये होता है ना कि कम फीस चार्ज की है तो हम कुछ ना कुछ प्रोसीजर में भी डंडी मारते हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं, अगर आप मुझसे कहें सर कैफ रेट पढ़ना है, मैं कहूं फर्ज कीजिए मिसाल समझा रहा हूं 20,000 रुपए, आप कहें नहीं सर फीस बहुत ज्यादा, आप लूटते हैं आप,
मैं कहा कोई मसला नहीं, 15,000 दे देना, 15,000 दे देना। अब मैं क्या करूंगा, क्या डंडी कैसे मारूंगा बताएं? केस स्टडी की प्रैक्टिस कम कर दूंगा। केस स्टडी, अब नहीं सर ये भी ज्यादा है, आप अभी भी लूट रहे हैं, तो 12,000 दे दे, 12,000 दे दे। अब 12,000 में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन का जवाब नहीं पढ़ा दूंगा, फिर आपसे पूछ लूंगा हाँ भाई समझ आ गया, आप कहेंगे समझ आ गया। हालांकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे अंदाजा है कि स्टूडेंट को ये सब हर टीचर को अंदाजा होता है, समझ नहीं आया, मैंने खुद से कोशिश करता हूं, हर टीचर करता है कि सवालों के जवाब दे दे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा भला, नहीं करूंगा। और फिर जो सिलेबस 120 घंटे में खत्म होना है वो मैं 80 घंटे में खत्म करा दूंगा। फिर आपको क्या करूंगा, देखा कितना एफिशिएंट हूं मैंने एग्जाम से 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया ना। आप कहेंगे सर वाह क्या बात है आपकी, है? हो सकता है कि नहीं हो सकता, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसी तरह जब हम क्लाइंट को कम फीस चार्ज कर रहे हैं, अब देखिए अब इसमें कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर आप कम फीस चार्ज कर रहे हैं ना तो आप हाँ क्लाइंट को अवेयर करें कि भाईजान अब पास पेपर की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, सवाल मैं बता दिया करूंगा आज के लेक्चर, लेकिन प्रैक्टिस क्लास में नहीं, प्रैक्टिस आपने घर से करके आनी होगी। और अब जो हमारे टोटल आवर्स होंगे वो 120 नहीं होंगे, वो 80 होंगे फॉर एग्जाम्पल। ये है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बता देनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स कहता है बता, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है ऑडिट एंगेजमेंट में। अगर आप कम फीस चार्ज करते हैं क्लाइंट को बता दीजिए कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, ठीक है, हाँ आप कम प्रोसेस बता दीजिए उसको जी। फीस ज्यादा चार्ज करके भी कोई डंडे है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है। और की क्वेश्चन जी, इंड्यूसमेंट में इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे है? जब फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई तो फैमिलियरिटी थ्रेट है, ठीक है, और बाद में 2 हफ्ते बाद अगर ब्लॉक करने की धमकी दे दी, इंटिमिडेशन थ्रेट है कि नहीं है ना? क्लाइंट के ह्यूमन सोर्स मैनेजर ने तो आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, ये ले क्लाइंट के हिसाब से समझा दिया, वो यही एग्जांपल दिया उसने। आप एग्जांपल क्या है, वो लॉयल्टी और क्या है उसके आगे, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट लॉयल्टी लफ्ज नहीं लिखा हुआ ये, हाँ अपील्स का मतलब है रिक्वेस्ट ही, ठीक है वही है जी। अंडर कटिंग में लिखा हुआ है वेदर फीस इज सेट बाय थर्ड पार्टी रेगुलेटर। अंडर कटिंग वो कंटिजेंट फी में लिखा होगा, अंडर कटिंग में नहीं लिखा होगा। अच्छा अंडर कटिंग में कंटिजेंट फी में भी लिखा होगा कि अगर कोई कोर्ट फीस डिसाइड, क्योंकि ये दोनों में आता है, कंटिजेंट फी में होना चाहिए, कंटिजेंट फी में है हाँ हाँ। वो कहता है अगर कोर्ट ने फीस डिसाइड कर ली ना फिर कोई इशू नहीं होगा, चाहे कंटिजेंट फी हो चाहे पिछले ऑडिटर से कम हो, कोर्ट ने, हाँ जी बिल्कुल। नॉर्मली कोर्ट कब डिसाइड करता है, जब कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है ना, लिक्विडेट, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि उस कंपनी के एसेट्स को हाई प्राइस पे बेच के ना लायबिलिटीज पे करने की कोशिश करता है। तो उसको इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो एसेट को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचे, कोर्ट उसे सम टाइम ऑफर करती है कि जितने के एसेट बेचोगे 1% तुम्हारी फीस। अब देखा जाए तो ये भी कंटिजेंट फी है, लेकिन ये कोर्ट ने डिसाइड किया इन गुड फेथ, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड किया ये कंटिजेंट फी नहीं है। और इवन अगर ये किसी पिछले प्रोफेशनल की सर्विसेज से कम भी है सिर्फ, तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता, अंडर कटिंग भी है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, एग्जांपल नहीं भी समझ आई सिंपल याद रखे, कोर्ट ने जो डिसाइड कर लिया तो कोई मसला नहीं, कोर्ट ने डिसाइड कर लिया तो कोई मसला नहीं, आगे चले। सम टाइम कोर्ट फीस डिसाइड कर देता है, कमीशन डिसाइड कर सकता है कि नहीं, ऑडिटर की फीस कब कर सकता है, अपॉइंट कर सकता, डायरेक्टर डिटरमिन कर सकते हैं कि नहीं फीस, मेंबर कर सकते हैं कि नहीं, तो कोर्ट को क्या मसला है, वो तो उनसे ऊपर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जी, ये एचकॉम आपने पहले फैक्टर में वैलिडेटिंग कर, सर ये लिखा हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट रिपोर्ट, ये मैंने हाँ जी देखें, मैंने आपको बताया था एक है थ्रेट्स और कोर्स ऑफ एक्शन सरकारी, एक है सिचुएशन जो किसी काम के नहीं होते, वो आई कैप की बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन हमने मक्खी पे मक्खी मारनी होती है, वो छापना होता है, ठीक है। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में भाई ने कहा है सर इधर जो इवैल्यूएटिंग थ्रेट के फैक्टर्स लिखे हुए हैं और एड्रेसिंग थ्रेट लिखे हुए हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो शायद ही किसी थ्रेट सिचुएशन में आए हो, तो ये सरकारी है, ठीक है, ये सरकारी है। असल में उसने पूरा कंसेप्ट नहीं समझाया, बाज़ औक़ात ना वो आधी चीज निकालता है, आधी चीज पीछे रह जाती है, वो पता नहीं चलता पूरा कंसेप्ट क्या था, तो उसने आधी चीज आपके सामने रख दी, आधी चीज नहीं समझाई। अब मैं अगर इसको समझाना चाहूँ ना इसकी लॉजिक वो भी, लेकिन उसके लिए मुझे वो चीजें भी डिस्कस करना पड़ेंगी जो सिलेबस में नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते, इसलिए मैंने आपको कहा था इसको याद कर लें। एग्जाम में वो जनरल क्वेश्चन पूछे, बताएं नॉर्मली जनरली थ्रेट्स क्या होते हैं, ये 5 बता दे। जनरली थ्रेट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है, सेफगार्ड्स क्या होते हैं ये बता दे, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन दे दे इसके मुताबिक। और गैस कीजिए एग्जाम में आज तक उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, अब आप पूछें लेकिन नहीं सर अगर हमारी दफा उसने ऐसा कर दिया कि जनरल में से पूछ लिया, तो जनरल में से इसीलिए लिखे कि पूछेगा नहीं,
लेकिन अगर कभी आपके जहन में सवाल आए कि अगर पूछ लिया उसने तो याद कर लो, याद कर लो। और कोई क्वेश्चन? टेम्परेरी पर्सोनल असाइनमेंट में एडवोकेसी थ्रेड का बता दीजिए। हमारा ये बंदा गया क्लाइंट पे 2 महीने काम करके आया, ठीक है, अब्दुल्ला भाई। अब ये 2 महीने का इन्होंने उधर डेप्रिसिएशन में एरिया में काम किया। हम ऑडिट करने के लिए गए, इन्होंने कहा सर डेप्रिसिएशन को चेक करने की, मैंने चेक किया तो है। हम कहेंगे नहीं ये गलत है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। क्या ये आसानी से मान जाएंगे कि वाकई स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था? तो काम करके आए हुए हैं ना, रोड अटकाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं सर जैसा मैंने किया वैसे ही होना चाहिए, देखें सर ये इसी तरह ठीक है। ये एडवोकेसी थ्रेड, यानी ये अपना वर्क जो क्लाइंट में करके आए हैं उसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ये डिफेंड करने को एडवोकेसी थ्रेड कहते हैं, ठीक है। जब ऑडिटर क्लाइंट को डिफेंड करने की कोशिश करता है थर्ड पार्टी के सामने, जैसे कि लिटिगेशन वगैरह में एफबीआर पे केस चल रहा हो, तो उधर भी एडवोकेसी थ्रेड राइज होता है। तो ये भाईजान जब उधर क्लाइंट में काम करके वापस आएंगे, हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, तो अपना उधर जो काम किया उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? इसीलिए टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट में भी एडवोकेसी थ्रेड राइज होता है। तो क्या करना है? रीस्ट्रक्चरिंग कर लें। बिल्कुल, अव्वल तो उसे टीम का हिस्सा ना बनाएं, टीम का हिस्सा बनाना है तो रीस्ट्रक्चरिंग कर लें। रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद भी तो थोड़ा बहुत थ्रेड रहेगा, क्या करें? एप्रोप्रिएट रिव्यू, एप्रोप्रिएट का लफ्ज इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिपेंडेंट जो टीम का हिस्सा ना हो, ठीक। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई भी केस है फॉर एग्जांपल इंड्यूसमेंट है, उसमें 3 थ्रेड्स हैं, तो हर दफा 3 होंगे या काम ज्यादा होगा? शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा सर अगर एग्जाम में केस स्टडी आई, हम ये पहुंच गए इंड्यूसमेंट का केस है, गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी वर्क, ये पहुंच गए, तो वहां पे हमें इंड्यूसमेंट में उसने 3 थ्रेट लिखे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, सॉरी इंटिमिडेशन। क्या क्वेश्चन यह क्या सर हर दफा तीनों थ्रेड लिखे हैं कि अपनी कॉमन सेंस लगा के एक थ्रेड कम ज्यादा कर सकते हैं? तीनों लिखे हर दफा। अगर जो देखें वही बात जो सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है वो आ गई, तो आपने वही लिखना है। इसको समझे, ठीक है, कि ये थ्रेड क्यों राइज होता है, ये सेफगार्ड क्यों है, ये वैल्यूएशन का फैक्टर क्यों है, ये समझे, लेकिन अपनी तरफ से एड्रेस करने की कोशिश ना करें, ना करें, अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसका इधर जिक्र नहीं है, ठीक है। और का वर्ड इसीलिए किया है कि किसी सिचुएशन में एक थ्रेड राइज होगा, किसी में नहीं होगा। वो और का वर्ड इसीलिए वर्ड यूज किया। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, हम एग्जैक्टली डिसाइड करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा रेलिवेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि जैसी सोल्यूशन जो आते हैं, जो मार्किंग स्कीम आती है, उसमें वो सारे थ्रेड जिक्र कर रहा होता है। तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप भी थ्रेड करें, और ये बेहतर भी है हमारे लिए, आसान भी हो गया। वरना हमें कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन में एक स्टेप मजीद सोचना पड़ता कि इसमें थ्रेड है सिर्फ, अभी तो सिर्फ इतना सोचते हैं ना सिचुएशन कौन सी है, क्लिक हो गई छापा, वरना यह भी सोचना पड़ता है कि इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली सेफगार्ड कौन सा है और इसमें स्पेसिफिकली थ्रेड कौन सा है। अभी हम वो नहीं सोचते, सिर्फ सिचुएशन मिलाते हैं, इतना काम है हमारा, उसके बाद रिप्रोडक्शन। और कोई क्वेश्चन? इसमें काफी नए फैक्टर्स नहीं लिखे हुए, सिर्फ थ्रेड और सेफगार्ड। कुछ सिचुएशंस में सिग्निफिकेंस के फैक्टर लिखे हैं, कुछ में नहीं लिखे, तो क्या करें? जिनमें नहीं लिखे वो उसमें खुद से लिख दें, नहीं, जो लिखा हो उसको फॉलो करना, बिल्कुल सिचुएशन वो मैच कर गई तो जो लिखा हुआ वो लिखना। और कोई क्वेश्चन? जी, इंड्यूसमेंट किसी भी किस्म की वो सिग्निफिकेंट है, एक्सेप्ट नहीं करनी, बिल्कुल मैंने ये कहा था। हाँ, अगर आप हट के सीनियर से पूछें तो वो कहते हैं, हम काफी सीनियर ये कहते हैं हम खुद भी ये करते होते थे, यहाँ पर कर दे तो। लेकिन देखें, एक है किताबों में क्या लिखा है, एक है प्रैक्टिस में क्या होता है। किताबों में तो ये भी लिखा है कि रिश्वत देना जुर्म है, प्रैक्टिस में होता है ना, लेकिन अगर कोई पकड़ा गया तो फैसला कैसे होगा? जो किताबों में लिखा हुआ है। तो प्रैक्टिस में बहुत सी ऐसी चीजें अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, ठीक है, वो लिखा तो। और भी जब आपके आर्टिकल स्टार्ट हो गए तो प्रोबेशनरी पीरियड कितना होगा, लेट सीटिंग होगी तो उसके आवर्स काउंट होंगे, उनके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट लीव दी जाएगी। लिखा तो ये भी कुछ हुआ सारा, अप्लाई कहाँ होता है? शायद ही कहीं होता, कुछ जगहों पे होता भी है अजीफा में, लेकिन अक्सर जगहों पे नहीं होता। तो किताबों में लिखा, लेकिन अगर कोई केस बन जाए, लीगल केस आ जाए, तो फैसला कैसे होता है? जो किताबों में लिखा होगा। कोर्ट हमेशा जब भी फैसला करती है, किताबों में लिखत पढ़त जो लिखी होती है उसके मुताबिक फैसला करती है। वो फिर ये नहीं कहते अच्छा प्रैक्टिस में सारे ऐसा करते हैं तो आपने भी ऐसा कर लिया तो ठीक है, नहीं। तो कोशिश करें अव्वल तो इस तरह का काम करें ना, बेहतर यही है, बेहतर यही है। पेड़ ही भरना ना, वो पीसी में भी भर जाना है और वैसे दाल चने खा दोगे, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप कहते हैं नहीं मैंने, तो फिर किसी को पकड़े ना जाए, फिर काम इतना आपको पता हो सारी ऊंच नीच किताबों में क्या लिखा है, वहां से लूप होल निकालने के काबिल हो, फिर पकड़े ना जाए। जी, कूलिंग ऑफ, ये टर्म यूज हुई है कहीं, कूलिंग ऑफ पीरियड?
कूलिंग ऑफ पीरियड कहाँ यूज हुई है? लॉन्ग एसोसिएशन। अच्छा चले आगे, उसने लिखा तो नहीं हुआ कूलिंग ऑफ पीरियड 2 ईयर या 3 ईयर, ये तो नहीं लिखा हुआ ना? नहीं मैं बताता हूँ। कूलिंग ऑफ का मतलब क्या है? हाँ, ठंडा करना किसी चीज को, हाँ, इमोशंस को ठंडा करना। हमारा टीम मेंबर गया क्लाइंट पे पहले साल, कोई थ्रेट राइज होता है? दूसरे साल गया, तीसरे साल गया, चौथे साल गया, अब 5वें साल भी गया। कोड ऑफ एथिक्स कहता है 3 साल के बाद थ्रेट शुरू हो जाता है और 5 साल तक हम बर्दाश्त करेंगे। 5 साल के बाद अब जो बंदा जो 5 साल तक एक ही कंपनी गाइड करता रहा है, मुझे बताइए, वो तो उसको हर बंदे का पता होगा। तो फेमिलियरिटी थ्रेट टू मच सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ऐसे बंदे को रिमूव कर देना चाहिए, रोटेट कर देना चाहिए। हमने यहां तक पढ़ा है, हमने यहां तक पढ़ा। असल में कंसेप्ट कैफ लेवल का इतना ही है। अब सी फैब लेवल का कंसेप्ट है आगे, ये टर्म बेसिकली सी फैब लेवल की है। वो ये कहता है ठीक है आपने रोटेट कर दिया, अब कितना अरसा रोटेट करके रखना? क्या ये सारी जिंदगी नहीं वापस उस क्लाइंट गाइड कर सकता? ये जो कितना अरसा उसको साइड पे रखना है, ये कहलाता है कूलिंग ऑफ पीरियड। ये डिपेंड करता है उस बंदे की पोजीशन के ऊपर। जितना सीनियर पोजीशन पे था उतना कूलिंग ऑफ पीरियड ज्यादा होगा, शाबाश, और जितना कम पोजीशन उतना कम होगा। ठीक है, अब आगे कोड ऑफ एथिक्स ने बताया होगा किस केस में 2 साल होगा, किस में 3, किस में, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। कूलिंग ऑफ पीरियड समझ आ गया? और कोई क्वेश्चन? कोई थ्रेट को ठंडा करना, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब कीजिए किताबें सारी बंद। बड़ा पढ़ लिया हमने, कल भी पढ़ते रहे, परसों भी पढ़ते रहे। अच्छा किताब है? नहीं हमने पब्लिश करके भेज दी हुई है। वो इंशाल्लाह 2 मैक्सिमम 3 दिन में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। अरे ये आपको नोट्स दिए, और इसके साथ अब देखिए आज आपको अपेंडिक्स मिल गया जो अभी थोड़ी देर में नोट्स भी मिल जाए, तो साथ साथ मिल रहे हैं ना, तो याद तो करते रहे, याद तो करते रहे। हाँ आप ये सोच के नहीं बैठना आपने सर किताब आएगी फिर याद करना शुरू करेंगे। नहीं, जो चीजें किताब में आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप लोगों को भी और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी, LMS पे सारे नोट्स हैं। बाद में भी करवा लिया कॉपी, किसी से लेके किताब करवा लीजिएगा, मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा नोट्स बंद कर दे भाई, नोट्स बंद कर दे, बहुत पढ़ लिया हमने, बंद कर, शाबाश शाबाश। बंद करके साइड बैग में रख लें, बैग में रख लें, बैग में साइड पे कर ले। बहुत गर्म, किसने कहा था फौरी तौर पे पकड़ो? फोटो कापी अभी कूलिंग ऑफ पीरियड है ना, 5 मिनट के लिए साइड पे रख दो, ये लो, हाँ ठंडा हो जाएगा। फोटो कापी से निकलता है पेज तो जाहिर हो। बंद करके साइड पे रखते हैं भाई। कोई स्टूडेंट के सामने कोई पेज ना हो, वो कुछ भी ना पढ़ रहा हो जी। केस स्टडी भी अब आप कहेंगे सर हमने कुछ लिखना होता है, चले केस स्टडी वाला पेज सामने, अपेंडिक्स वाला पेज सामने रख लें। इस तरफ से नजर नहीं आता? नहीं, आप लोगों को आता होगा इसका बाकी जनरल प्रॉब्लम। हाँ तो ये आप अपेंडिक्स दिया ना, उस उधर से देख लें। अच्छा मैं उधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम, इधर ये ले। अब इधर से मुझे नहीं नजर आता। नहीं लैपटॉप से नहीं होगी। चलिए नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, आप थोड़ा सा उधर जाइएगा, ये ठीक है। नहीं केस स्टडी 1 अब बस कर दे भाई। नहीं रहने में इजी इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। केस स्टडी 1 नीचे ए और बी उसने हमें 2 सेशन दिए हैं। रिक्वायरमेंट नीचे है ही नहीं, ऊपर। अच्छा अगर रिक्वायरमेंट नीचे ना तो ऊपर होती है। ठीक है मैं बता रहा हूं कि 90% क्वेश्चन में नीचे, लेकिन कभी कभार ऊपर भी होती है। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट that may be involved in each of the following mutually exclusive situation and advise the partner of the concerned firms with regard to possible course of action which may be adopted in each case। सबसे पहले मुझे बताइए, नहीं ये इस्लाम दुआ नहीं है, इसमें वो सही डिस्कशन कर रहा है। सबसे पहले मुझे बताइए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, टॉपिक कौन सा है? चैप्टर 7 कोड ऑफ एथिक्स वाला। किस लफ्ज से पता चला? करे अंडरलाइन थ्रेट्स। अब मुझे बताइए थ्रेट में हमने क्या कुछ, अच्छा ये जो आगे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, सेपरेट अलग करके, जैसे रिपोर्ट
अल्लाह ताला जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स अल्लाह ताला किए थे, इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, शाबाश। कह रहा है थ्रेट्स बताइए, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब कहे ना आइडेंटिफाई द, तो इसका मतलब है सिर्फ थ्रेट के नाम लिखो। जब कहे ना डिस्कस द थ्रेट्स, तो इसका मतलब ये है थ्रेट बता, साथ में सिग्निफिकेंस भी लाजमी बतानी है, और अगर दिल करे तो एक्सप्लेनेशन भी दे देना। लेकिन एक्सप्लेनेशन से ज्यादा अहम क्या है, डिस्कस द थ्रेट का मतलब सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड। वो वैसे भी हमारी प्रैक्टिस है कि जब भी थ्रेट हो हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। इसमें मुझे बताइए उसने सिग्निफिकेंस पूछी हमसे? किधर पूछी है? सिग्निफिकेंस नहीं पूछी, हाँ, लेकिन हम जरूर डिस्कस के लफ्ज से हमें पता चल गया कि हमने उसको थोड़ा फैलाना है थ्रेड्स को। तो फैलाने का तरीका क्या है? पहला बेहतर तरीका सिग्निफिकेंस बताओ, दूसरा तरीका क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दो। लेकिन यहाँ पे चूंकि मार्क्स कम है तो मेरा ख्याल है एक्सप्लेनेशन नॉर्मली नहीं रिक्वायर्ड होता। रिसेंटली एक दो पेपर में उसने एक्सप्लेनेशन दी है सिर्फ समझाने के लिए, आप कभी एक्सप्लेनेशन ना लिखें, सर थ्रेट बताएं। और फिर कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? सेफगार्ड, शाबाश। ए ऑडिट ऑफ जेजे लिमिटेड। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा ना मैं वही बोलेगा। भाईजान वो किधर है वो डंडा जो, हाँ हाँ, क्योंकि मना करने के बावजूद भी कोई ना कोई बोलता जरूर है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के मास्टर। अच्छा, मेरी जिंदगी के जो बेहतरीन टीचर थे ना टॉप 1 पे, वो गवर्नमेंट स्कूल के थे, मुझे आज तक याद है। बड़ा, हाँ, अच्छा। The audit of JJ Limited is at its completion stage. Completion stage पे audit. The meetings of the audit committee and the board of directors are scheduled to be held within a week. अच्छा, मुझे बताइए, ये डायरेक्टर्स की मीटिंग, ऑडिट कमेटी की मीटिंग से पहले हम रिपोर्ट साइन करके दे सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, अप्रूवल जरूरी है डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स की अप्रूवल होगी फिर देंगे, उसके बगैर नहीं। याद है ना एविडेंस में? शेड्यूल टू बी हेल्ड विद इन अ वीक टू कंसीडर एंड अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल अप्रूव करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। JJL इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड हैज नॉट पेड द ऑडिट फी ऑफ प्रीवियस ईयर। शाबाश शाबाश, मुंह से निकल गया। मेरा भाई मुंह बंद करके बैठना है, जब मैं पूछूं ना फिर ही बताना। अभी तो दरगुजर किया है, अब फिर बोले तो दरबदर कर दूंगा। JJL is facing financial difficulties and has not paid. CFO of JJL has committed to pay the previous as well as current year's audit fee after signing the audit report. सबसे पहले भाई मुझे बताएंगे सिचुएशन कौन सी है? 4 सवाल पूछने हैं। पहला सिचुएशन कौन सी है? ओवरड्यू फीस, शाबाश। थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। जजमेंट याद नहीं ना किया? नहीं कंफर्म है याद नहीं किया। गैस करें, मुझे कैसे पता चला? याद किया होता तो जजमेंट अप्लाई करने की जरूरत ना पड़ती। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और बस एक ही पक्की बात, 2 चीजें हो गई। सिचुएशन बता दिया आपने, थ्रेट बता दिया। सिग्निफिकेंस है कि नहीं इस केस की? सिग्निफिकेंस लिखी हुई है इस केस के, इस सिचुएशन के अंदर सिग्निफिकेंस के पॉइंट लिखे हुए हैं? पक्की बात? वो कह रहे हैं नहीं लिखे, वो कह रहे हैं लिखे हुए हैं। चेक करके बताएं, चेक करके बताएं। सिग्निफिकेंस के पॉइंट लिखे हैं तो आपने कैसे कहते नहीं ना याद करके आए? जजमेंट अप्लाई। अच्छा, अब बताइए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? फोर्स, शाबाश। ऑब्टेन पार्शियल पेमेंट और अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, और फिर उसके बाद वेदर इट इज इक्विवेलेंट टू लोन एंड इफ सो तो रिकंसीडर करना है रीअपॉइंटमेंट को। ये चारों सेफगार्ड लिख दिए। 4 हुए थे कि 3 हुए हैं? कौन कौन से? पार्शियल पेमेंट, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर और लोन है कि इक्विवेलेंट टू लोन है कि नहीं, और रीअपॉइंटमेंट कंसीडर करने हैं। बिल्कुल ठीक है, एक क्लियर। इसमें मेरा ख्याल 4 नंबर के लिए काफी है, हमें थ्रेट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लिख दिएगा। अच्छा, ए में कोई इशू? बी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ HP लिमिटेड HPL the engagement partner has informed the firm that his brother has acquired 200,000 shares in HPL.
तो ब्रदर का तो कोई मसला नहीं, वो तो स्पाउस का होता है। हाँ, ये कोड ऑफ एथिक्स है, इसमें ब्रदर का भी मसला होता है, ठीक है। रिलेटिव के पास शेयर्स है। अच्छा एक मिनट है, वो भाईजान जॉइंट पे बैठे, आप नहीं पीछे ना देखिए, आप सिचुएशन कौन सी है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली, शाबाश। 4 सवाल पूछ लिया मैंने, 1 सवाल पूछ लिया जी। आप मेरे भाई, हाँ जी बताइए, इसमें थ्रेड कौन सा है? और कोई नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी थ्रेड, शाबाश, भाई के लिए तालियां, क्योंकि ब्रदर आ गया ना, इसलिए ब्रदर आ गया, इसलिए फेमिलियरिटी थ्रेड है ना। ब्रदर क्लाइंट पे काम नहीं कर रहा, उसके पास शेयर्स है, क्लाइंट पे काम नहीं कर रहा, क्लाइंट पे काम करेगा फिर फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा। ब्रदर सिर्फ ब्रदर है, क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के कोई और भी है? सेल्फ इंटरेस्ट, 2 बस वाला जवाब दे दिए। तीसरा फैक्टर्स, ये भाई बताएंगे, फैक्टर्स बताओ, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यूएशन? जी मटीरियलिटी, शाबाश। अमाउंट कितनी है इंटरेस्ट की? जी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की, उसको क्या बेच रहा है, कुछ क्या बेच रहा है उसको? और ट्राई करें, शाबाश, अच्छी ट्राई करें। और क्या? एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट, पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एट क्लाइंट। या ब्रदर है, ब्रदर क्लाइंट पे काम नहीं कर रहा है, और क्लाइंट पे काम करेगा तो देखेंगे ना पोजीशन कौन सी है, पोजीशन एट फर्म होगा, क्योंकि ये पार्टनर। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, शाबाश, ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप वाला कौन सा? हाँ तो ठीक है ना, ठीक नहीं है? नहीं, अगर भाई की बजाय कजन के पास, दोस्त के पास, तो सिग्निफिकेंस कम ना होती, तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो है ना दोनों का। क्लियर? अच्छा अब मुझे बताइए सेफ गार्ड, वो एंड पे भाई हैरान परेशान होके जो देख रहे हैं, सेफ गार्ड बताइए। और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाली सिचुएशन है, डिस्क्लोज करना है। तो ये जो उसने अभी बताया, ये क्या किया? ये उसने बता नहीं दिया, एंगेजमेंट पार्टनर हैज इन्फॉर्म्ड, ये एक्सपोज किया। और ये भी तो डिस्क्लोज ही किया है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। चले आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे चलें, हमने इग्नोर किया। हाँ जी, शेयर्स को डिस्पोज, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखेंगे, डिस्पोज द शेयर, के रेलेवेंट टीम मेंबर शुड बी कन्विंस्ड टू डिस्पोज द शेयर, पूरा सेंटेंस फॉर्म में। रिलेटिव ऑफ टीम मेंबर, रिलेटिव ऑफ पार्टनर शुड बी कन्विंस्ड टू डिस्पोज, डिस्पोज कर। अगर डिस्पोज नहीं करता तो किसको? पार्टनर को रिमूव, और पॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, शाबाश। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें सिग्निफिकेंस आ सकती है, हमने डिस्कस भी किया अभी। हाँ, उसको वो कह रहे हैं सर सारे शेयर ना बेचे, इतना को बेचते कि रिमेनिंग इनसिग्निफिकेंट, तो बिल्कुल ठीक है, वो भी कर सकते, लेकिन हम उसको भी डिस्पोज में ही कवर करते हैं, उसको अलग से पॉइंट नहीं बनाते। यू कह ले डिस्पोज इंटायर और सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट। जी जी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो मटेरियलिटी का बताया उन्होंने, मटेरियलिटी आएगा बिल्कुल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मटेरियलिटी बताएं जी। रोल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर के पास है ना, तो यहाँ पे रोल ऑफ इंडिविजुअल देखें, असल में ये इनडायरेक्टली पार्टनर ही होल्ड कर रहा है ना, तो रोल ऑफ इंडिविजुअल होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट से यहाँ से मुराद क्या है कि वो रेलिवेंट पर्सन जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है, किसकी वजह से? पार्टनर की वजह से हो रहा है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पार्टनर की वजह से हो रहा है ना, तो पार्टनर की क्या पोजीशन है इसमें? तो जी क्वेश्चन में उसने कहीं स्पेसिफाई तो नहीं किया था कि उसका भाई ऑडिट टीम का मेंबर है, तो बिल्कुल यही है, वो ऑडिट टीम का मेंबर, लेकिन पार्टनर तो था ना। भाई टीम का मेंबर नहीं था, तो भाई को हमने टीम का मेंबर बनाया भी नहीं है, भाई के ही हो रहे, भाई टीम का मेंबर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से थ्रेट तो राइज हो रहा है। सेफगार्ड में ये क्यों कहेंगे डिस्पोज ऑफ शेयर का? क्योंकि उसके पास शेयर्स हैं, उसकी वजह से तो थ्रेट राइज हो रहा है। एक मिनट ठहरिए, लॉ में स्पाउस के पास शेयर्स थे, थ्रेट क्यों राइज हो रहा था? वो तो स्पाउस टीम मेंबर थोड़ी थी, इनडायरेक्टली वो रेलिवेंट बंदा ही समझा जाता है ना, होल्डर है, ठीक है, तो इसलिए थ्रेट राइज होता है स्पाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,
डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। डिस्कस के दो मतलब, पहले सिग्निफिकेंस तो लिखनी ही लिखनी है, अगर मार्क्स ज्यादा हो, जो कि नॉर्मली नहीं करना होता। 5 नंबर मेरा हालत ठीक है, थोड़े हो जाएगा हैंडल। That may be involved in each of the following independent situations and advise the concerned engagement partner with regard to possible course of action date। तकरीबन वही रिक्वायरमेंट है जो पिछले क्वेश्चन की थी, बस पहले उसने मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया था यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, अब उसने डिपेंडेंट का कर दिया। कैसे पता चला कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है? क्या क्या लिखना है? थ्रेट्स बताने हैं, सिग्निफिकेंस पूछा तो नहीं हुआ, पूछे ना पूछे हमने बताना ही बताना। हाँ आदत बना ले, पूछे ना पूछे बताना ही बताना। Awesome Hotels Limited is a listed company and is audited by Mansoor and Company Chartered Accountants. The partners of Mansoor and Company stay in the hotels managed by AHL while they are traveling. कल हमने डिस्कस किया था ये। शाबाश, 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा। बताइए कौन सी सिचुएशन है? शाबाश, बिजनेस रिलेशनशिप में परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाली। हम परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस ही बोलते हैं, बिजनेस रिलेशन बोलते ही नहीं है। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाले क्या थ्रेट है? क्या थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। और इसके साथ साथ बस यही है। हाँ शाबाश, दो आगे उसकी सिग्निफिकेंस में बता रहे हैं ना हम। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है, नो कोर्स ऑफ एक्शन नीडेड। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड साइज ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। उस पर्सन को टीम से रिमूव कर दें जो एक्सेप्ट कर रहा है, और काम का रिव्यू कर दें। पार्टनर ही तो उस पार्टनर की वजह से दूसरे पार्टनर को ले आए, और सारे नहीं चले गए। कुछ पार्टनर्स होंगे ना, रोटेट द टीम मेंबर। बी, भाई ये क्लियर हो गया। इसमें सिचुएशन भी मैच हो गई, हमने थ्रेट भी बता दिया, सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर दी। सिग्निफिकेंस के 2 पॉइंट थे, ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है कि नहीं, आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं, और थ्रेट भी बता दिए जी। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? उधर स्टे ना करके किसी और ऑर्डर में, कहीं पे कोई और अच्छा ऑर्डर ना तो वहां पे चले जाएं, वरना नॉर्मली जहां पे अवेलेबल है वहां पे अल्टरनेट ऑप्शन में जाएं। ऐसे थ्रेट रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, ट्रांजैक्शन रिड्यूस करने का मतलब कि ये जो एक्टिविटी है इसको कम कर दे, मैग्नीट्यूड। आधी रात उठ के सुबह का इंतजार कर ले, सुबह चला जाए, हमें कोई इतराज नहीं। नाश्ता करके चला जाए, लेकिन हर दफा ना ये ना चला जाए, चला जाए, पैसे दे के जाए। कम पैसे नहीं, पूरे पैसे दे के जाने हैं। वॉशरूम के 10 रुपए आप देंगे फिर। बी, other team member on HL has inherited 100,000 shares in HL after the death of his father. इनहेरिटेंस के बाद, अच्छा खरीदे नहीं है इनहेरिटेंस, तो उस बेचारे का क्या कसूर है, इसको माफ कर दें। नहीं, थ्रेट अभी भी राइज होगा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या करना है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सिग्निफिकेंस डिपेंड करेगी, डिस्पोज ऑफ कर, अभी तो पड़ा है। ओके, दोबारा डिस्कशन होता नहीं, आगे चलें। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट that may be involved in each of the following mutually exclusive situation and advise the partner of the concerned firms with regard to possible course of action that may be adopted in each case. Same वही copy, requirement same वही है। A, Munir is a chartered accountant and employed as a manager in a firm of chartered accountants. Munir is chartered accountant, ठीक है। He has informed the engagement partner that his close relative holds 50,000 shares of a listed company whose audit is to be supervised by Munir. फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो एंड में भाई मुझे बताएंगे। हाँ जी, बिठाएंगे नहीं बताएंगे, बताएंगे। हाँ जी, आप ही। सेल्फ इंटरेस्ट राइज होगा, सिग्निफिकेंट। अब अच्छा, अब जरा 1 मिनट। क्लोज रिलेटिव, सिमिलैरिटी थ्रेट भी राइज होगा। नहीं, क्यों नहीं हो? क्लोज रिलेटिव है तो सही, क्लाइंट में काम थोड़ा ही कर रहा है। शाबाश। सिग्निफिकेंस
देख लिया रिलेशनशिप, क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप। और मुनीर की पोजीशन फर्म में देखेंगे क्या? शाबाश। मटीरियलिटी के कितने शेयर हैं? शाबाश। सेफगार्ड्स में क्या करेंगे जी? डिस्क्लोज करेंगे फैक्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने एक्सपोज किया ना, हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे। कर दिया। और डिस्पोज करेंगे कि रिमेनिंग इमटेरियल इनसिग्निफिकेंट हो जाए, या सारे का सारा कर दें? रिमूव कर, अगर डिस्पोज नहीं करते रिमूव कर देंगे मुनीर को। और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये तो वही है जो पहले किए थे। आगे चलते हैं। बी, दानियाल इज एम्प्लॉयड इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। He has been a member of the audit team of Malakad Limited for last few years. Few years का मतलब होता है कुछ साल। ये तो नहीं बताया एक के दो के थे। हाँ जी, few years कुछ साल। तो कुछ साल में हम बजाय ये कि अज्यूम करें कि एक दो साल है, 3-4 क्यों नहीं अज्यूम करते? 3-4 साल हो गए ना। हाँ, दोनों लिख दे कि अगर उसे अभी 1-2 साल हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, उसे बांट। लेकिन अगर ज्यादा हो, लेकिन इससे मुझे इंडिकेशन ये मिल रही है कि वो कह रहे हैं पिछले कुछ सालों से है, तो ज्यादा है, ज्यादा है। तो 1 मिनट ठहरे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी मेरे भाई, आप बता दीजिए। जी जी, आप नहीं, आपसे आगे वाले भाई, ये ब्लू वाला। हाँ जी, पता है? लॉन्ग एसोसिएशन, पहला सवाल। थ्रेड बताइए, कोई नहीं बोलेगा। और थ्रेड है लेंथ ऑफ टाइम, थ्रेड पूछा मेरे भाई, थ्रेड पूछा। फैमिलियरिटी थ्रेड, सेल्फ इंटरेस्ट, वो कह रहे हैं। उनको पता ही नहीं आवाज कहां से आई है ना? आपके मुंह से निकली आवाज, पीछे देख रहा है जी। तो कौन सा भाई थ्रेड, कौन सा? फैमिलियरिटी थ्रेड के अलावा सेल्फ इंटरेस्ट है कि नहीं? सेल्फ इंटरेस्ट भी है, फैमिलियरिटी भी है, और कौन सा है? और कोई नहीं है, बट ठीक है। नहीं नहीं, एडवर्स ओपिनियन नहीं है। 2 थ्रेड। सेफगार्ड्स क्या होंगे भाई बता? सॉरी, सिग्निफिकेंस, रोल, उसका रोल, लेंथ, ठीक है ठीक है। मैनेजमेंट के साथ क्लोजनेस ज्यादा, ठीक है। और इसके सेफगार्ड्स क्या होंगे? सेफगार्ड्स क्या होंगे? हाँ जी, आप रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो इसमें था। रीस्ट्रक्चर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हल्का हल्की आंच बेटा, ठीक है। और रोटेट कर दें, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएं, सॉरी एप्रोप्रिएट रिव्यूअर पॉइंट करें, और क्वालिटी दोनों थे। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किस लिए भला? ताकि पता चल जाए पूरी टीम कितना अरसे से काम चले। फर्म में नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है, रिकॉर्ड रखते हैं, इसीलिए उसने कहा कि ये रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो पता चल रहा है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोड, और आपने अटेम्प्ट कैसे। अब देखिए, जिसने याद किया हो ना उसके लिए तो रटे वाला क्वेश्चन है। जिसने आपने देखा वो सिर्फ सिचुएशन मैच करना काम है, बाकी आगे रिप्रोडक्शन है। ये कौन सी सिचुएशन है? लॉन्ग एसोसिएशन वाली, टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट वाली नहीं है। तो ये क्यों कहा कि नहीं है? वो तो मैं ये भी कह सकता, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले केस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वाला केस नहीं है, होल्डिंग शेयर्स वाला नहीं है, स्पाउस नहीं है। क्यों कहा? कुछ सेफगार्ड मैच कर रहे थे, सिचुएशन वो है ना, सिचुएशन है। सिचुएशन सेफगार्ड सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, थ्रेट्स भी सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे कह रहा है सर ये तो सेफगार्ड किसी और जगह पड़े तो वो इधर भी आ जाएंगे, तो भाई आ जाएंगे। वो थ्रेट्स में 5 थ्रेट हैं, हर सिचुएशन में उन्हीं में से घूम फिर के आ रहे हैं, तो आ सकते हैं दोबारा भी। एक सिचुएशन में कोई थ्रेट है, दूसरी सिचुएशन में दोबारा भी आ सकता है, पाबंदी थोड़ी है। सेफगार्ड में रिमूव वाला सेफगार्ड भी बताएंगे, रीस्ट्रक्चर वाला भी बताएं, रिव्यूअर वाला भी बताएं, क्यूसीआर वाला भी बताएं, जो लिखे हैं सारे बताने हैं ना, कि सिर्फ एक बता दें कि जी उसको रेड कर दें। एक नहीं बताना, ये जो जोर देना था वो पूरी बात में देना था, सिर्फ एक पे नहीं देना था।
हाँ केस स्टडी 4 डिस्कस वेदर एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द अबव ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। रिक्वायरमेंट से नहीं पता चल रहा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं चल रहा। पढ़ते हैं, शायद अब सिचुएशन से पता, जब रिक्वायरमेंट से ना पता चले कहां से पता चलता है? यू आर एन ऑडिट पार्टनर एट खान एंड कंपनी। Accounts manager of one of your client, Dragon Private Limited (DPL), has recently resigned, and the company has approached you for your assistance. कंपनी आपके पास आई असिस्टेंस के लिए, क्यों? उनका अकाउंट मैनेजर रिजाइन कर गया। CF of the company requested you to provide a team member to assist them in preparation of annual financial statement and other related work. कोई नहीं बोलेगा। वो एंड में भाई बैठे हैं। बताइए क्या ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस का केस है कि नहीं है? जी नॉन इंश्योरेंस है। शाबाश, खड़े हो जाए फौरन, बैठ जाए, फिर खड़े हो जाए, फिर बैठ जाए, फिर खड़े। मजा आ रहा मुझे। नहीं वो कैमरे में तो नहीं आ रहा वो भाई की इज्जत बच गई है। भाईजान ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस का केस नहीं है। इसमें क्लाइंट ये नहीं कह रहा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, क्लाइंट कह रहा है मुझे 2 बंदे दो। 2 कह रहा है कि नहीं कह रहा? एक कह रहा है 1 बंदा दो। उससे मैंने काम ये करवाना है तो यही काम करवाएगा, हमें एक ही तो काम आता है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, उसको ऑडिट करना और टैक्स का काम, यही तो काम हमें आते हैं। और गाड़ी का इंजन खुलवाने के लिए थोड़ी बुला रहा हमें, इसी काम के लिए। तो ये नॉन इंश्योरेंस सर्विस का केस नहीं है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग सर्विस का केस नहीं है। कौन सा केस है? टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट वाला। शाबाश। और ये भाई मुझे बताएंगे, 4 सवाल पूछने थे। पहला केस कौन सा? वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विस वाला। दूसरा थ्रेड बताइए। अच्छा इतना शर्माओ ना, मुझे कुछ और शक गुजर जाएगा। मैंने थ्रेड पूछे हैं। हाँ बोल। सेल्फ रिव्यू थ्रेड और फेमिलियरिटी थ्रेड और एडवोकेसी थ्रेड और बस ठीक है। शाबाश, ये भाई ने थ्रेड भी बता दिए। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस डिस्कस हुई है इस केस की। इस केस की सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं, पक्की बात है। तो सेफगार्ड क्या होंगे? ये भाई बताएं सेफगार्ड क्या होंगे? क्लाइंट को तब तक अपना पर्सनल नहीं चाहिए, तब तक आप यानी कि बंदा नहीं किस चीज की कोशिश कर। हाँ जब तक नहीं बंदा नहीं, जब तक बंदा राजी ना हो, ठीक है। आगे अच्छा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दे सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेगी, उसके सुपरवाइज करेगी उसके काम को। उसके बाद उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाना। और क्वालिटी कंट्रोल, सॉरी एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर देना। अगर उसने लोन लिया हो तो जब इस तरह का केस आएगा तो इसमें तो कोई लोन नहीं लिया हुआ। और टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में लोन का कोई नहीं है। नहीं भाई ऐसे ना करें यार, नहीं कोई लोन वाली सिचुएशन लेता है, ये वाली सिचुएशन लेता है। जी इसमें फेमिलियरिटी थ्रेड भी आएगा क्या? इसमें फेमिलियरिटी थ्रेड आएगा। वो उधर 2-3 महीने रहा है तो हेलो हाय तो होगी ना उसकी। हाँ जी। बी Bahar Limited, sorry, discuss whether the firm can act as the auditors of BL. कोई समझ नहीं आई। Bahar Limited has approached your firm to act as their external auditors for the year ended 31st December 2017. कोई अस्सलाम दुआ है। Bahar Limited provides car on lease to their customers. One of the partner of your firm disclosed that he has purchased a car on lease from the company. बिजनेस रिलेशनशिप के परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस, क्योंकि क्लाइंट से परचेज कर रहे हैं। शाबा एंड पे जो भाई बैठे हुए हैं, एंड वाले भाई, सिचुएशन बता दी। थ्रेड बताइए।
सेल्फ इंटिमिडेशन, सेल्फ, अच्छा वो कह रहा है हाँ होगा। इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं होगा, वो तो बिजनेस रिलेशनशिप में होता है। बिजनेस रिलेशनशिप में दो थे, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस में एक ही है, सेल्फ इंटरेस्ट। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पे। और सेफगार्ड क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे हमारी कॉमन सेंस हमें बताएगी कि इसमें तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्या करे, गाड़ी वापस कर दे और टायर अपने पास रख ले, ये रिड्यूस का मतलब है। लेकिन हमने अपनी जजमेंट, अगर केस मैच दिया हुआ तो केस दिया हुआ, ये साहब कह दें उसको, कह दें रिमूव कर दें, रिव्यू करवा दें वगैरह वगैरह, ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक भी सॉल्व हो रहा है, तो कर दें क्या? तो कर दें। हाँ, क्यों नहीं कर सकते ये? अच्छा, शाबाश शाबाश, क्यों नहीं? ये बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा सर देखें ऊपर भी, और चलें ऊपर वाला तो कंपनी में डिस्कस ही नहीं ना सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन कंपनी लॉ में भी डिस्कस हुई है, कोड ऑफ एथिक्स में भी। एग्जाम में बैठ के थोड़ी पता चलेगा आपको केस को किसके, देखिए रिक्वायरमेंट से पता चलता है ना। अभी तो चूंकि चैप्टर खत्म किया तो आपको पता है कि ये चैप्टर, आप सोचिए उस चैप्टर को सामने रखे रहे हैं, लेकिन जब सारे चैप्टर कवर कर लेंगे फिर तो ये मसला आएगा कि लॉ का क्वेश्चन है, एथिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो शाबाश दोनों के मुताबिक कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि नॉर्मली नहीं करते। प्रायोरिटी लॉ को देख, लेकिन वो अगर एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हो, ठीक है, प्रायोरिटी लॉ को देंगे तो लॉ के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं इसको, नहीं हो सकता पॉइंट। अच्छा साइंसदान देख, साइंसदान पहले कहते हैं नहीं हो सकता, फिर कहते हैं नहीं हो सकता है। इन्वेस्ट कर दिया ना भाई को। चले, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो लॉ इजाजत देता है इसकी, कर सकते हैं जी। कंपनीज एक्ट के मुताबिक क्या नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन पे ले सकते? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन। ठीक, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, लीज पे हाँ दे रहे हैं, उनका काम ही यही है। ये लिखा भार लिमिटेड प्रोवाइड्स कार ऑन लीज, ये क्यों बताया उसने? काम नहीं, टाइम है अभी, आखिरी केस स्टडी, लंबी चौड़ी केस स्टडी लग रही है। कोई नहीं कर लेते हैं, परेशान ना हो। डिस्कस द पॉसिबल थ्रेट्स विच में राइज देयर सिग्निफिकेंट। अच्छा आप देखिए खास तौर पे अब तो लाजमी, पहले भी लाजमी था, अब भी लाजमी है। सिग्निफिकेंट एंड द सेफगार्ड्स रिक्वायर्ड टू मिटिगेट दोज थ्रेट्स। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करने के लिए। यू हैव रिसेंटली बीन प्रोमोटेड। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आई के अपना रिसेंटली उसने एक नया दाव पे इजाद किया, नया, ये सिर्फ इस टॉपिक में नहीं और भी टॉपिक में है, कि वो आपने सुना होगा ना, दिखाता दाएं की है, दिखाना दाएं की, मारना बाएं। आई कैप ने नया क्या तरीका, दिखाता दाएं की है और मारता दोनों तरफ से। अब आपको लग रहा होगा एक दो सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर तीसरी सिचुएशन भी हो सकता है हिडन हो। हमने ये दाएं वाली भी बतानी है और जो बाएं वाली हिडन वो भी, और ये अक्सर केस स्टडी में, हर केस स्टडी में नहीं लेकिन अक्सर केस स्टडी में ऐसा होगा। आपने ध्यान रखना है इस चीज का कि कुछ केसेस में जहां पे आपको लग रहा हो ना मार्क्स ज्यादा है, मटेरियल थोड़ा है, ये लगेगा तो फौरन जहन में आए कुछ और भी छुपा है, कुछ और भी छुपा है। अगर मार्क्स ज्यादा हो, मटेरियल कम हो, जहन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ और भी छुपा है, कुछ तो गड़बड़ है। You have recently been promoted partner in insurance department of a firm of chartered accountants. Your portfolio of clients includes Shah Motors Private Limited, a leading car dealer. Kaser, a senior manager insurance in your firm, has been auditing SML for the past 7 years. While updating, पहला छुपाया उसने, ये दिखाया, ये छुपाया, हमने तीनों को एड्रेस कर लिया। 7 years, कौन सी सिचुएशन? डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, सोल्यूशन में डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है, क्लास में डिस्कस करने की जरूरत, ठीक है ठीक। While updating you about SML, Kaser informed about the following. पहला, on the request of an audit team member, CFO of SML has helped the team member's brother in securing early delivery of a vehicle ordered by him
ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। हमने होंडा के क्लाइंट ऑडिट करने के लिए गए, हमने कहा गाड़ी जो है वो 6 महीने के बाद मिलती है, अभी ऑन देना पड़ेगा। अभी उससे सीएफओ से बात की, उसने कहा अभी आपको अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी। इंड्यूसमेंट्स हैं, प्रेफरेंशियल के लफ्ज से पता चल गया। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट आए कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस आए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का केस है? क्लाइंट्स है। कितनों का ख्याल है इंड्यूसमेंट का केस है? जैसे मेरा ख्याल ये है दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में से नहीं। खुद खरीदता, देखें चाहे वो खुद खरीदे या रिलेटिव खरीदे, हम तो ऑडिटर की नजर से तो हमारे लिए तो दोनों एक ही है ना, चाहे रिलेटिव के पास हो या उस मेंबर के पास हो, हमारे लिए तो एक ही है। तो मेरे ख्याल है दोनों, चले इसको दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल बेसिस से पता चल गया हमें कि हमने फॉरेन जाना है गिफ्ट के। चलिए इंड्यूसमेंट के हिसाब से क्या कहते हैं इंड्यूसमेंट? कौन सा थ्रेड राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड है। पहला सवाल ये पूछा था आपने, इंटिमिडेशन थ्रेड। तो क्या करना चाहिए? सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है? सिग्निफिकेंस के पॉइंट थे नहीं थे? क्या करें? अगर सिग्निफिकेंट गिफ्ट है तो डू नॉट एक्सेप्ट, इनसिग्निफिकेंट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट तो एक्सेप्ट नहीं करना। और अगर कर लिया तो, अगर गाड़ी खरीद लिया तो यानी फिर डिस्क्लोज करें, रिमूव कर दें टीम से, रिव्यू करवा दें, शाबाश। और अगर हम इसको परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस के कंटेक्स्ट में लेते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट राइज होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और एक मिनट है रे भाई, कार डीलर है ऊपर बताया तो हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा कह रहे नहीं है, ठीक है ठीक है, मैं समझा कह रहे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, आर्म लेंथ बेसिस पे ऑर्डिनरी कोर्स। थ्रेट राइज हो गया, क्या करना चाहिए? परचेज ऑफ गुड मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर देना चाहिए या टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वापसी हो सकती है कर दे, नहीं टीम मेंबर को रिमूव करके रिव्यूअर अपॉइंट कर दें, शाबाश। लास्ट, एसएमएल हैज हायर्ड ए न्यू हेड ऑफ मार्केटिंग, हिज सन अमजद इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्लूडेड एज ए जूनियर टीम मेंबर इन एसएमएल ऑडिट टीम। फैमिली थ्रेट नहीं मेरे भाई, फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, अपने थ्रेट इजाद करते रहे। पता चल गया फेमिलियरिटी। ये कौन सा केस? फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन सेफगार्ड। रिस्ट्रक्चर, रिमूव, अपॉइंट रिव्यूअर। कह रहे 5 साल से ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकता, 7 साल हो गए तो हो गया तो क्या करें? अब तो यही करना है ना, ठीक है ना। एक कत्ल पे भी वही सजा है, 2 कत्ल कर दे तो क्या करें? अब सजा है, फांसी देनी है। तो 5 साल बाद पता चलता तो जो लिखते 7 साल बाद भी वही करना, 2 बार सजा मौत दे दें उसको। वो 5 साल वाली बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में वो मैक्सिमम ईयर्स नहीं बताता, कैफ लेवल पे मैक्सिमम सिर्फ इतना बताता है कि 3 साल से ऊपर थ्रेट राइज हो जाएगा। वो मैं आपने कहीं पे 5 साल लिखा हुआ नहीं पढ़ा होगा, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वो अच्छा मजे की बात, आई कैप का एक क्वेश्चन है उसमें उसने 20 साल भी लिखा हुआ है, 20 साल। तो क्या करें हम उसको? 4 दफा रोटेट कर दो, तो एक ही दफा करना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए था, हो गया तो क्या करें? चलिए अब आपको कुछ समझ आ गए कोड ऑफ एथिक्स को कैसे सॉल्व करना है। होम असाइनमेंट नोट कर लें, आई कैप बुक यूज करें, ये सेम क्वेश्चन है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी ये है 3 और बुक में भी यही है 3, 9, 11, 30। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।